हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनेसिस डिजिटल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा टीएससी क्लास 10th का बायो का सॉल्यूशन। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम डॉक्टर अभिनव पवार एंड आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली एंड आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन इंडियन नेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2015। तो आज हम लोग देखेंगे टीएससी जो हाल ही में कंडक्ट कराया गया था, जो कि नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया था एंड आई होप आपका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा आया होगा एंड आप काफी अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। अगर आपको फिर भी लगा कि नहीं यार पेपर थोड़ा टफ था, थोड़ा ट्रिकी था या हमें नहीं समझ में आया, कोई इशू नहीं है यार। सॉल्यूशन वीडियोस अच्छे से देखो और अपनी जब आप पढ़ाई करोगे दोबारा आप इस पेपर को एनालाइज करोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको अटेम्प्ट कैसे करने थे पेपर्स। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 है जो 21 आया था बायो का क्वेश्चन नंबर। इट वॉज चूज द फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अगर पैंक्रियाटिक जूस की बात करें, पैंक्रियाज एक ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। अब इसका एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रिएट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड उस डाइजेस्टिव एंजाइम्स में क्या क्या होते हैं? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये तीनों ही प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन को तोड़ते हैं। ये इनएक्टिव एंजाइम है, इनको एक्टिवेट करने के लिए इंटेस्टाइन एक दूसरा एंजाइम रिलीज करती है, एंटेरोकाइनेज। इसके अलावा पैंक्रियाज लाइपेज भी रिलीज करता है, न्यूक्लियेज भी रिलीज करता है एंड अमाइलेज भी रिलीज करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पैंक्रियाटिक जूस का फंक्शन क्या है? तो इसका जो आंसर आएगा, ऑप्शन में बात की गई है प्रोटीन एंड लिपिड्स की। सो ट्रिप्सिन की अगर हम बात करें, ट्रिप्सिन मैंने बताया आपको, ट्रिप्सिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, प्रोटीन्स को तोड़ता है। लेकिन लाइपेज नाम में ये लिपिड, एज मतलब डिजेनरेटिंग एंड लिपिड उसका सबस्ट्रेट। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर वुड बी डी। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट्स प्रोटीन्स एंड लाइपेज डाइजेस्ट्स एमल्सिफाइड फैट्स। यहां पे एक मैं दूसरी इंफॉर्मेशन दे दूं, एमल्सिफाइड, एमल्सिफिकेशन जो फंक्शन होता है, इट इज द फंक्शन ऑफ बाइल सोल्ट्स। सो बाइल सोल्ट्स जो कि लिवर बनाता है, ये उसका फंक्शन है। एमल्सिफिकेशन क्या होता है? काफी एक अच्छा टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है एंड इसके बारे में भी एक मैं अच्छी सी वीडियो बना के इस चैनल पर डालूंगा। सो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो जब आपको पता होगा, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, वो दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। अगर वो दूसरी डायरेक्शन में गया तो इफेक्टिव पंपिंग नहीं हो पाएगी एंड इस चीज को प्रिवेंट करने वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वॉल्व। तो वॉल्व एक फ्लैप लाइक चीज होती है। इमेजिन कीजिए आप, ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब में फ्लो आप इसी डायरेक्शन में चाहते हो, उल्टा नहीं चाहते हो, तो आप एक ऐसे वॉल्व लगा दोगे जो ऐसे तो खुल सके बट उल्टा ना खुले। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल होता है हमारे घरों के दरवाजे। तो जिस रूम में आप बैठे उसका डोर देखो, उसका डोर एक तरफ ही खुलता है, दूसरी तरफ यूजुअली नहीं खुलता है। वॉल्व का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो एक तरफ ही मूवमेंट होने देगा, दूसरी तरफ से वो बंद हो जाएगा, बाहर की तरफ वो नहीं खुलेगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटीन्स सबसे पहले डाइजेस्ट कहां पर होते हैं? तो प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होती है हमारे स्टमक में। आंसर इज ऑप्शन बी, स्टमक। स्टमक का जो एंजाइम है पेप्सिन, पेप्सिन इस प्रोटीन को तोड़ता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, 3 में से 2 क्वेश्चन हमारे डाइजेशन के ही हैं। डाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इस पे मैं अपनी क्लासेस में बहुत ज्यादा फोकस करता हूं। डाइजेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th में एंड ये नीट में पूछे जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां जेनेसिस क्लासेस में आई एम द एडिशनल, तो यहां जेनेसिस क्लासेस में मैं जूलॉजी टीच करता हूं एंड आई एम ऑल्सो द जॉइंट एकेडमिक डायरेक्टर। तो जेनेसिस क्लासेस करनाल में जूलॉजी जो है वो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को एंड यहाँ पे हम ऐसे ही टेस्ट एंड उनकी डिस्कशन बहुत फ्रिक्वेंटली करवाते रहते हैं। जो ये टेस्ट हुआ है, ऐसे यहाँ पे जो भी टेस्ट होते हैं उनकी क्लास में डिस्कशन करवाई जाती है एंड उसी की वजह से जो हमारा रिजल्ट है, इट इज द बेस्ट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन रेशियो। सो दिस ईयर are 60+ students got into government medical colleges out of total 180. So 33% का सिलेक्शन रेशियो आई डोंट थिंक पूरी कंट्री में कहीं और होगा एंड आई होप आपने हमारा रिजल्ट देखा होगा। अगर नहीं तो इस चैनल पे वीडियोस डली हुई हैं रिजल्ट की, आप प्लीज एक बार देखना एंड यू विल गेट टू नो व्हाट मेक्स जेनेसिस सो स्पेशल। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 बात कर रहा है एसिटाइल कोलिन की।
ये शायद अभी आपको ना पता हो, लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन के बारे में हम यूजुअली पढ़ते हैं कि न्यूरॉन एक ऐसा सा स्ट्रक्चर है जिसपे डेंड्राइट्स लगे हुए हैं जो सेल बॉडी की तरफ सिग्नल लेके आते हैं, एंड फिर ये सिग्नल एक्सोन लेके जाता है एंड ये जाके आगे ब्रांचेस में डिवाइड कर जाता है। यहां पे एक नए न्यूरॉन के डेंड्राइट शुरू होते हैं एंड ये इनको सिग्नल देता है। अब ये जो सिग्नलिंग है ये कुछ केमिकल्स के थ्रू होती है। ये वाला न्यूरॉन कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा यहां पे, जो जाके इसके ऊपर बाइंड करते हैं और इसको नया सिग्नल मिलता है। तो एक सिग्नल यहां से आ रहा है, वो इस केमिकल के थ्रू इस न्यूरॉन तक ट्रांसमिट किया जाएगा। दैट केमिकल इज नोन एज एसिटाइलकोलिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। एंड इसका जो रिसेप्टर है वो मिलता है या तो मसल के ऊपर या फिर दूसरे न्यूरॉन के ऊपर। अब अगर ये रिसेप्टर डिस्ट्रॉय होने लग जाए, ये रिसेप्टर आपकी बॉडी खुद ही खत्म कर रही है, तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। ये एसिटाइलकोलिन रिलीज तो होगा बट रिसेप्टर ही नहीं है बाइंड करने के लिए, तो जो सिग्नल इस न्यूरॉन ने देना था इस मसल को, वो इस मसल तक पहुंच ही नहीं पाएगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इन इफेक्ट क्या होगा, वीकनिंग आएगी, आप चाह के भी अपना मसल नहीं हिला पाएंगे एंड दिस कंडीशन इज नोन एज माइस्थीनिया ग्रेविस। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लो आप लोग जहां भी इसको पढ़ रहे हैं। इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं आपको। एक सेकेंड यार, ये क्वेश्चन ही उड़ गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया था। तो इसके बारे में एक चीज लिख लो, इट इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून मतलब आपकी बॉडी जब खुद ही अपने ऊपर अटैक करने लग जाए, दैट डिसऑर्डर इज नोन एज ऑटो इम्यून। डेफिनेशन ही है, वर्ड तोड़ के देखो, ऑटो सेल्फ, इम्यून इम्यूनिटी, सो इम्यूनिटी अगेंस्ट सेल्फ इज नोन एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बायो की एक ट्रिक बताता हूं आपको, पूरी लाइफ टाइम आपके काम आने वाली है। हमेशा वर्ड्स तोड़ के पढ़ो। अगर आपको कोई चीज समझ में भी नहीं आ रही है, आप उनके वर्ड्स को ब्रेक करो एंड उससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूं एंड आई होप आप भी इसको यूज करोगे, बहुत फायदा होने वाला है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, द लीफ डिफोलिएटर यूटिलाइज्ड इन द वियतनाम वॉर बाय द यूएस और वियतनाम की एक वॉर हुई थी 20th सेंचुरी, लेट 20th सेंचुरी में, एंड उसमें एजेंट ऑरेंज नाम का एक केमिकल यूज किया गया था एज अ केमिकल एजेंट, वॉरफेयर एजेंट यूज किया गया था एंड इसने काफी सारी दिक्कतें वियतनाम को दी थी। एंड इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल नेम है, दैट इज 2,4-D एंड 2,4,5-T। इट वॉज कोड नेम्ड एज एजेंट ऑरेंज। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, अगर आपको नहीं भी पता थी तो कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ह्यूमन द लाइफ प्रोसेस इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय। दो ही सिस्टम है जो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। रेगुलेट एंड कंट्रोल करना मतलब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉड्यूलेट करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप रनिंग कर रहे हैं, आपकी हार्ट बीट तेज होनी है, तो उस हार्ट बीट को तेज कौन करेगा? अगर आप रिलैक्स कर रहे हैं, आपकी हार्ट बीट स्लो होगी, डाइजेशन फास्ट होगी, ये काम कौन करेगा? ये काम आपकी बॉडी में दो सिस्टम करते हैं, दे आर नोन एज नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम रिलीज करता है सर्टेन केमिकल्स नोन एज हॉर्मोन्स। शायद आपने सुना भी हो, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, एड्रीनलिन, नोर एड्रीनलिन, है ना, तो वो यही हॉर्मोन्स के नाम है। ये सिस्टम है जो आपके लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। 7th क्वेश्चन इज, सिनर्जिस्टिक एक्शन क्या होता है? तो अगर हम सिनर्जिस्टिक एक्शन की बात करें, सिनर्जिज्म का मतलब ही होता है एक साथ, एक के साथ एक। सो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है अगर दो हॉर्मोन्स आपस में काम कर रहे हैं एंड एक दूसरे को फंक्शन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट टर्म इज नोन एज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। इसका ऑपोजिट होता है अगर दो हॉर्मोन्स काम कर रहे हैं, दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। इसका क्लासिकल एग्जांपल होता है इंसुलिन, ग्लूकागन। इंसुलिन जो काम करता है, ग्लूकागन उसका बिल्कुल उल्टा करता है। वहां पे हम इफेक्ट को बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। नोट कर लीजिए आप इसको, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है बिल्कुल ऑपोजिट, सिनर्जिस्टिक होता है बिल्कुल सेम। सिन वर्ड से भी आप निकाल सकते हैं, सिन वर्ड का मतलब ही सेम है। चलिए 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन बोल रहा था, सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट। तो आपको पता है
कि प्लांट में जो लीव्स एंड फ्रूट्स हैं वो मैच्योरिटी के बाद अपने आप गिर जाते हैं। कौन सा केमिकल है जो ये कराता है? आंसर इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिशन, एब्सिशन वर्ड का मतलब ही है पुरानी चीजों को निकालना। एब्सिशन से पुराने लीफ का टूटना, वहां से आंसर आया है इसका एब्सिसिक एसिड। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप इसको पढ़ोगे 11th में दोबारा, 9th में आप पढ़ चुके होगे, 11th में दोबारा पढ़ोगे प्लांट फिजियोलॉजी में। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स इन पी प्लांट इज। पी प्लांट के बारे में आपने पढ़ा होगा जरूर, हम श्योर कि पी प्लांट पे टेंड्रिल्स होते हैं सपोर्ट के लिए, क्लाइंबिंग के लिए। तो वो ग्रो कैसे कर रहे हैं? उनमें क्या होता है? सेल डिवीजन हो गया बहुत रैपिडली, जो उसको इलोंगेट कर रहे हैं। कहां पे होता है? जो टेंड्रिलर सेल्स हैं जो सपोर्ट के कांटेक्ट में है, जहां से उसने सपोर्ट किया हुआ है उसके कांटेक्ट में जो सेल्स हैं वो बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं, उससे वो इलोंगेट होता है। आंसर वुड बी डी। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे टीएससी क्लास 10th बायो का, दैट इज इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी। तो ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फूड मटेरियल डाइजेस्ट कहां पे होता है। ब्रोकन डाउन का मतलब डाइजेशन होती है हम लोगों के अंदर इनसाइड दी बॉडी। आप खाना खाते हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको तोड़ता है, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पे जो डाइजेशन है वो आउटसाइड दी बॉडी होती है। डाइजेशन करने के बाद फिर वो उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। इसका क्लासिकल एग्जांपल है ग्रुप फंगाई या फंजाई। ग्रुप फंजाई में यीस्ट भी आता है, मशरूम भी आता है, ब्रेड मोल्ड भी आता है। आंसर वुड बी बी। इसके अलावा देयर आर सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पाइडर्स एंड कुछ और ग्रुप्स जो डाइजेस्टिव जूसेस को बाहर रिलीज करते हैं। खाने के ऊपर खाना डाइजेस्ट हो जाता है, फिर वो डाइजेस्टेड फूड को वापस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फंगाई भी ऐसे ही काम करता है। आंसर वुड बी बी। तो सारे ही क्वेश्चंस या तो काफी इजी थे या फिर ऐसे थे कि जो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते थे। अगर फिर भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं हुए हैं तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। सो व्हाट इज अ गुड स्ट्रेटेजी? इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कि आपको रिस्क कैसे लेने होते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है, डॉट मेथड क्या होता है। इनके ऊपर मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाई है जिन प्रोसेसेस ने मुझे हेल्प की थी जब मेरा एम्स में सिलेक्शन हुआ था आज से 7 साल पहले। एंड वही चीजें मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूं। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि जो हमारा रिजल्ट है वो इतना अच्छा आ रहा है डिस्पाइट बीइंग इन सच अ स्मॉल सिटी। सो जेनेसिस क्लासेस करनाल, कुरुक्षेत्र, शामली, यहाँ पे हमारे सेंटर्स हैं। एंड यहाँ का जो रिजल्ट है वो बहुत स्प्लेंडेड रहा है। क्यों? क्योंकि टीचर्स जो यहाँ पे हैं वो दी बेस्ट एंड देयर फील्ड्स, एंड आपको पूरे इंडिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। तो अगर मैं सिंपल सी स्ट्रेटेजी का एग्जांपल दूं आपको, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर आप किसी भी ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हैं, आप उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करेंगे। क्यों? देयर इज अ 50% चांस कि आपका क्वेश्चन ठीक होगा, 50% है कि रॉन्ग होगा अगर आप 2 में कंफ्यूज हैं तो। मान लीजिए ऐसे 10 क्वेश्चंस थे जिसमें आप कंफ्यूज थे, आप उन 10 के 10 को छोड़ के आ गए। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि नेगेटिव नहीं करने, रिस्क मत लेना, छोड़ देना, श्योर नहीं हो। नहीं, मैं बोलता हूं रिस्क हमेशा लेना, कैलकुलेटेड रिस्क। इमेजिन करते हैं आपने 10 के 10 छोड़ दिए, कितने नंबर गए आपके? अगर मार्किंग इज +4 करेक्ट के लिए, -1 मतलब नेगेटिव मार्किंग गलत के लिए, तो आपके 40 मार्क्स चले गए। 40 मार्क्स तो पेपर ही छोड़ के आ गए। मैं बोलता हूं नहीं यार, आप इसको करके आओगे, आप छोड़ के नहीं आओगे। मैं कहता हूं अगर आप 2 में कंफ्यूज हैं, आप करके आओ। प्रोबेबिलिटी बोलती है कि आपके 5 ठीक होंगे, 5 गलत होंगे। मार्क्स बनाते हैं, 5 ठीक हुए, 5 × 4 20, लेकिन 5 गलत हुए, -5। क्या रहा? +15 फायदा हुआ। आप कहते हो नहीं सर मेरी किस्मत खराब है, मेरे 5 ठीक नहीं होंगे, मेरे 4 ही ठीक होंगे, 6 गलत हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। 4 × 4 16, 4 × 4 16, -6, स्टिल आपको +10 का फायदा है। आप कहते हो नहीं सर मेरी किस्मत और खराब है, मेरे 3 गलत हो जाएंगे, 3 सही होंगे, 7 गलत होंगे। तब भी 3 × 12, 3 × 4 +12, -7, तब भी +5 का फायदा। एंड अगर आपकी बिल्कुल ही किस्मत खराब रही, आपके 2 ही ठीक हुए, 8 गलत हो गए, तब भी 2 × 4 +8, -8, तब जाके भी आप नो लॉस नो गेन पे हो, आप इसके जितने हो। तो अगर आप अटेम्प्ट ना करके आते तब भी आपके उतने ही मार्क्स बनते, क्योंकि 40 नंबर का रह गया है। और अगर आप ये करके आए हो, 2 ही ठीक हुए, 8 गलत हुए, तब भी आपके 40 नंबर ही गए, कोई फालतू नेगेटिव नहीं हुआ है। इससे ऊपर अगर आपकी किस्मत हल्की सी भी चलेगी, आपके जो मार्क्स हैं वो ऐड होंगे।
तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी जो मैं अपने बच्चों को हमेशा बताता हूँ, एंड ऐसे ही बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा होपफुली अगर आप 11th क्लास में यहाँ पे एडमिशन लेंगे तो। सो मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट, लीव अ कमेंट। अगर कोई भी डाउट है आपको जेनेसिस को लेके, बायो को लेके या मेरी पर्सनल जर्नी को लेके, देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।